नमस्ते। फेयर प्लेस में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अभिनंदन बंदोपाध्याय की कहानी रूपकथा। ये कहानी संडे सस्पेंस ओरिजिनल्स की पहली कहानी है। हमारे यहाँ जिसे भूत कहते हैं, जापान में इस भूत को कहते हैं योकाई। ये योकाई कई प्रकार होते हैं। वैसे ही एक प्रकार का नाम है फुताकुची ओना। आज की कहानी इस फुताकुची ओना को लेकर ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूर्यास्त होते ही पीर बाबा की गहरे काले पानी के ऊपर आसमान में एक एक करके तारे निकलने लगे। तालाब के पास झाड़ी में से बहुत सारे जुगनू बाहर आके घूमने लगा रूपकथा के आसपास। रूपकथा को जुगनू पसंद है, लेकिन आज वो देखा भी नहीं। पीर बाबा के तालाब मीरहटी इलाके में लाश तालाब, चीन तालाब नाम से जाने जाते हैं। हर साल कम से कम एक मौत इस तालाब में होनी ही है। कहते हैं इस तालाब के नीचे एक जिन रहता है। इस साल अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस तालाब में। नहीं, इस तालाब में नहाने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन कितने लोग मछली पकड़ने की लालच में इस तालाब में डूब चुके हैं, वो गिन के बताया नहीं जा सकता। तो ये सब बदनाम के लिए या फिर इस सुनसान इलाके के लिए, जो भी हो, इधर ज्यादा लोग आते नहीं। शाम के बाद तो कुत्ते बिल्ली भी इधर दिखाई नहीं देते। गहरी रात में तालाब के उस पार से एक भयानक आवाज भी सुनाई देते हैं, ये कुछ लोगों का मानना है। इस तालाब के कुछ दूर एक पुरानी घर में रूपकथा और उसकी परिवार रहते हैं। छोटी सी बच्ची है रूपकथा, उम्र 10 साल और कुछ महीने। घर से भाग के लगभग दोपहर से बैठी है इस तालाब के पर खजूर के पेड़ के नीचे। चुपचाप बैठ के वो तालाब के पानी देख रही है। रूपकथा ने पहनी है पुरानी फटी हुई एक फ्रॉक। छोटे छोटे 2 हाथ पानी और साबुन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से घाव से भरे हैं। शरीर पे बहुत सारे पीड़ादायक और कटे हुए दाग। शरीर के गोरे रंग धूप की वजह से अब भूरा हो गया है। बड़े बड़े 2 आंखें, बहुत थकी हुई। नरम गाल के ऊपर सूखी हुई आंसू के दाग और एक सिर लंबे घने घुंघराले बाल पीठ के ऊपर से होते हुए जमीन पर फैले हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। रूपकथा के पिता श्यामल जोतदार का मांस की दुकान है। मीरहाटी बाजार के बीचों बीच अभी उनका बहुत बड़ा व्यापार चलता है। लेकिन 14 साल पहले श्यामल का जब शादी हुआ था, तब हालात ऐसा नहीं था। स्टेशन के पास एक छोटा सा दुकान था उसके पास, और व्यापार का भी बहुत बुरा हाल था। पत्नी नीलिमा आने के बाद व्यापार बदल गया जादू जैसे। श्यामल के पिता जब तक जिंदा थे, लक्ष्मी कह के ही पुकारते थे अपने बहू को। उसके पास जितनी खूबसूरती थी, उतना ही गुण भी था। पत्नी की सलाह
और कोशिश से व्यापार जल्दी से बढ़ने लगा। और शादी के ठीक 4 साल बाद पति पत्नी के घर में रोशनी लेके आई छोटी सी रूपकथा। माँ की खूबसूरती जैसे बेटी के शक्ल से फूट के निकल रहे हैं। घर में जैसे खुशी की लहर आ गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं गया। कुछ साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे सब कुछ उलट पुलट हो गया। उस वक्त व्यापार बढ़ने की वजह से श्यामल में कुछ खराब आदत दिखाई दिए, जिनमें से पहला था दारू पीना। और इसको लेके पति पत्नी के बीच दिन ब दिन लड़ाई झगड़ा भी बहुत बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। हर दिन नीलिमा सहती रही श्यामल की अत्याचार। छोटी सी बच्ची रूपकथा छिप के सब देखती थी। एक रात नशे में धुत होकर श्यामल घर आया। उसने जबरदस्ती नीलिमा को कमरे में लाके दरवाजा बंद कर दिया और फिर मारने लगा। मां की चीखने की आवाज बाहर से सुनती रही रूपकथा। छोटी सी रूपकथा मां की चीख सुनते सुनते रोते रोते सो गई दरवाजे के बाहर ही। अगले दिन सुबह जब नींद से उठी वो घर खाली था। मां नहीं है। रूपकथा इधर उधर ढूंढ के घर के पीछे जाते ही देखी बाहर बहुत सारे लोगों का भीड़ जमा है। एक डर से दो छोटे छोटे पैर एकदम जम गया। घर के पीछे से एक छोटा सा रास्ता, कुछ झाड़ी, फिर पीर बाबा के तालाब। जब नीलिमा की लाश तालाब से निकाला गया तब रूपकथा बेहोश पड़ी थी। मां के साथ फिर मुलाकात नहीं हुई उस बच्ची का। ये सब होने के 8 महीने बाद श्यामल ने फिर से शादी की। इस बार पत्नी शुलेखा। जब नई मां घर आई तब रूपकथा की उम्र 6। नीलिमा की खूबसूरती पूरी मिली थी रूपकथा को। यहां तक कि एक शेर राजकुमारी जैसे बाल भी। उधर सुलेखा एकदम पसंद नहीं करती थी रूपकथा को। जितना समय बीतने लगा उसके साथ साथ मां की अत्याचार भी बढ़ने लगा। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद मां ना बन पाने के वजह से रूपकथा को और भी नापसंद करने लगी सुलेखा। श्यामल को भी जैसे कोई होश नहीं है। सुलेखा की इशारों पे नाचने वाला पुतला बन गया था वो। सौतेली मां की अत्याचार और पिता की उपेक्षा की वजह से छोटी सी बच्ची का बचपन जैसे कहां खो गया। उस छोटी सी उम्र में ही पूरी घर की सारे काम आ गिरा उस छोटे छोटे कंधों पे। ऊपर से सौतेली मां की नाराजगी और दिन ब दिन खाना ना देना। सब कुछ सह लिया था रूपकथा ने। बचपन से नौकरानी की तरह काम करना, स्कूल ना जा पाना, यहां तक कि उसके बहुत सुंदर लंबे बाल और सुलेखा के बस थोड़े से ही बाल, इस गुस्से में रूपकथा को शैम्पू और तेल भी इस्तेमाल करने ना देना, और भी बहुत कुछ। लेकिन कम से कम क्या पेट भर के खाना भी नहीं मिल सकती थी उसे? दिन महीने ऐसे ही गुजरा। कभी बिना खाए, कभी आधा खाए, और ऊपर से भयानक मेहनत करके बड़ी हुई है रूपकथा।
माँ को बहुत याद करती है रूपकथा। खाना ना पाने की वजह से जब वो और सहन नहीं कर पाती थी, तब वो चुपचाप आके बैठती थी इस पीर बाबा के तालाब के पास। थोड़ा पानी पी लेती है तालाब की। ये पानी जैसे कितनी पुरानी है, कितने अनजाना कान घुल गया है इस तालाब में। पानी पीने के बाद चुपचाप पानी की तरफ देखती थी रूपकथा, ठीक वैसे ही जैसे आज आके बैठी है। लेकिन हर बार की तरह यहां आने की वजह और आज की वजह एक नहीं है। आज कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं आई है वो। तालाब के पास ये जगह कल से जैसे उसको खींच रहा है। कल से कुछ खाया नहीं है वो। भूख जैसे दिल के अंदर ही मिट गए। हाथ के घाव बहुत बढ़ गया है, फिर भी सारे दर्द जैसे महसूस नहीं हो रहा उसको। वो जैसे एक नशे में धुत होके बैठी है आज इस तालाब के पास। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज उसकी सारी परेशानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। शाम के बाद अब तालाब का पानी कांच की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ कोई हवा नहीं है। पूरा तालाब का पानी जैसे रुक गया। रूपकथा जैसे कोई नशे में उस पानी को देख रही है। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। बहुत जल्दी जैसे नींद आ जाएगी। जुगनू धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। रात बढ़ने लगा चुपचाप। तालाब के उस पार से वो अनजान जीव का भयानक आवाज आने लगा। अरे आधा किलो मुर्गा भी नहीं मिलेगा? अरे देखो देखो, मिलेगा मिलेगा। अरे बोला ना, जो माल था निकल गया। एक तो रविवार, ऊपर से आप 1 बजे आए हैं मांस लेने। बोले तो नहीं होगा साहब। व्यापार का राइट हैंड रतन और एक कस्टमर के बहस सुन के श्यामल को होश आया। कल दोपहर से रूपकथा का कोई पता नहीं चला। रतन सुबह से 5 बार पूछ चुका है कि कुछ हुआ है क्या। रूपकथा जहां भी जाती है शाम के पहले वापस आ जाती है। वो कल दोपहर गई है और अभी तक नहीं आई। श्यामल रात को ही ढूंढने जा रहा था तालाब की तरफ। पत्नी की डांट खा के नहीं जा पाया। आज सुबह उस तरफ एक बार गया था, पर रूपकथा का कोई अता पता नहीं मिला। भाई, अरे समल भाई, अरे आपका फ़ोन बज रहा है। श्यामल हाथ धो के फोन उठाया। हेलो। सुलेखा कहा, कब तक आओगे? अब क्यों, अब क्या हुआ? मतलब कब लौटोगे तुम? अब बेटी वापस आई है? नहीं तो आओ, जल्दी से आके देखो। फोन रख दिया सुलेखा। श्यामल द्वंद में पड़ गया। क्या देखेगा वो घर जाके, लेकिन वापस फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। श्यामल जल्दी से साइकिल लेके घर की तरफ निकला।
घर जाके साइकिल की आवाज सुन के सुलेखा जल्दी से बाहर आई। उसकी शक्ल देख के श्यामल का दिल थोड़ा मचल उठा। तब दोपहर खत्म होने को है। एक कौवा चिल्ला रहा है जोर जोर से। पति को लेके सुलेखा आ पहुंची उस तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे। तालाब के बीचों बीच पानी के ऊपर कुछ बाल तैर रहे हैं। श्यामल के हाथ ठंडा पड़ गया झट से, पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ ही देर में एक भीड़ जमा हो गया। दो लोग तालाब में उतरे, लेकिन हाथ लगा सिर्फ कुछ बाल। पर यह बाल रूपकथा की ही है, इसमें कोई शक नहीं रहा श्यामल का। लेकिन रूपकथा कहाँ है? उसके बाद रूपकथा का और कुछ पता नहीं चला। फिर दिन गुजरा, हफ्ते महीने गुजर गया, लेकिन रूपकथा वापस नहीं आई। पुलिस भी धीरे धीरे केस क्लोज कर दिया। इलाके में यह बात फैल गया कि रूपकथा पीर बाबा के तालाब का एक और शिकार बन गई। इसके ठीक एक महीने बाद सुलेखा को एक अजीब बीमारी हो गई। कुछ खाते ही उल्टी हो जाते हैं। श्यामल मीरहाटी के सबसे बड़े डॉक्टर हरेन सामंत को घर लेके आया। डॉक्टर सब बूढ़े हो चुके हैं, आंखों में हाई पावर्ड चश्मा और हर वक्त एक ओवरसाइज्ड ग्रे सूट पहने हुए हैं। डॉक्टर साहब सुलेखा की नस, जीभ, आंखें देखने के बाद चुप हो गए। फिर कहे, नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब? हरेन जी चिंतित होके सुलेखा को पूछा। तो तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रहा? नहीं डॉक्टर साहब। कोई कमजोरी, कोई तकलीफ? नहीं। खाने का एकदम मन नहीं है? मन नहीं है ये नहीं कहूँगी, भूख लग रहा है, लेकिन खाने की जैसे कोई ताकत ही नहीं है। मतलब एक अजीब सी बात है डॉक्टर साहब, कैसे बताऊँ। दिल कर रहा है कुछ खा लूँ, लेकिन शरीर जैसे नहीं चाहता। कल तो उनके लिए थोड़ा पुलाव बनाई थी, मन किया थोड़ा खा लूँ, लेकिन खाते ही उल्टी। कुछ भी खाया नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, आज 3 दिन हो गया। लेकिन कोई कमजोरी नहीं है? हाँ? वो सिर घूमना या दर्द कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है आप ही बताइए। मतलब भूख है लेकिन खाया नहीं जा रहा। और एक बात, ये देखिए, आज सुबह नहाने के बाद देखा। हरेन डॉक्टर और श्यामल को दिखाने के लिए सुलेखा अपने बाल खोल के दिखाई। मेरे वैसे ही बाल बहुत कम हैं और वो भी सीधे। कल भी थे कंधों तक, और आज देखिए, तुम भी देखो, तुम्हें बताना भूल गई। बाल रातों रात बढ़ के कैसे कमर तक आ रहे हैं, और वो भी घुंघराले बाल। देखिए, हमारे घर में ऐसे बाल किसी के नहीं हैं और ना कभी थे। रूपकथा? सुलेखा की बात खत्म होने से पहले ही श्यामल के मुंह से निकल गया बेटी का नाम। कौन? हाँ? क्या कर रहे हो?
डॉक्टर साहब चिंतित होके गए। फिर सुलेखा की ओर देखा। उसकी शक्ल से डर के मारे रंग उड़ गया। इसके बाद पीर फकीर तांत्रिक कुछ भी नहीं छूटा, लेकिन सुलेखा की हाल वैसे का वैसे ही रहा। यहां तक कि सुलेखा की बाल काटने के बाद भी दिखाई दिए, एक रात में बाल बढ़ के वही लंबे और घने बन गए। 1 महीने के बाद ये सब जैसे आम बात हो गया। डर भी जैसे धीरे धीरे कम हो गया। इसके कुछ दिन बाद एक दिन दुकान पे रतन एक अजीब बात कहा। कुछ दिन से ठंड ज्यादा होने पर श्यामल दुकान थोड़ी देर से ही आने लगा था। श्यामल के घर के पीछे पोल्ट्री से मुर्गा लेके रतन ही कुछ दिनों से दुकान खोल रहा है। रतन उस दिन दोपहर को दुकान बंद करने के बाद श्यामल को कहा, भाई एक बात बोलने का था आपको। वो मेरे को लग रहा है रोज रात को ना कोई पोल्ट्री से 2-4 मुर्गा चोरी कर रहा है। मुर्गा चोरी? क्या बात कर रहा है? अरे भाई वही तो, पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन अपन रोज मुर्गा रखने के टाइम और लेने के टाइम गिन के रखता है। तो आज 4 दिन से देख रहा हूँ, रोज रात को अपन जो मुर्गा गिन के आता है ना, सुबह जाके उनमें से 1 या 2 मुर्गा कम होता ही है। बोले तो आप एक बार देखो ना भाई। पता नहीं क्यों श्यामल को यह बात ठीक नहीं लगा। पोल्ट्री के पिंजरे की चाबी तो उसके बिस्तर के नीचे रहते हैं, तो फिर कौन वो पिंजरा खोल के वहां से मुर्गा गायब करेगा? पास के इलाके में जो बच्चा लोग ये सब करता था वो अभी बड़े हो चुके हैं। घर जाके पत्नी को कहने पर वो भी हैरान हो गई। तय होता है श्यामल रात को पहरा देगा। रात को घर के पीछे टॉर्च और डंडा लेके पूरा रात बैठा रहता है। रात बीत जाता है, कोई नहीं आता। ऐसे 2 दिन पहरे देने के बाद सुलेखा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पेट में दर्द, साथ साथ बुखार। रात होते ही बुखार बढ़ने लगता है। श्यामल पहरा छोड़ के पत्नी के पास आके बैठा। फिर कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर आधी रात एक आवाज सुन के नींद से उठ गया श्यामल। पोल्ट्री के अंदर सारा मुर्गा बहुत चिल्ला रहा है। दूसरी ओर घूमते ही चौंक गया श्यामल। सुलेखा नहीं है। कमरे में लाइट पहले की तरह ही जल रहा है। घड़ी देखा उसने, रात 3 बजे हैं। एक मुर्गा चिल्ला के अचानक चुप हो गया। धीरे धीरे पोल्ट्री शांत हो जाते हैं। तो क्या वो मुर्गा चोर? झट से उठ के बिस्तर के नीचे श्यामल देखा चाबी नहीं है। लेकिन इस हालत में सुलेखा कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आया श्यामल को। वो कमरे से बाहर आके पीछे की ओर गया। पीछे की दरवाजा खुला है, मतलब कोई अंदर से बाहर गया है। सुलेखा। बाहर आते ही श्यामल एक अजीब आवाज सुना। यह आवाज के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है।
एक तो ठंडी रात, ऊपर से और कोई आवाज नहीं, इसलिए वो आवाज जैसे और जोर से सुनाई दे रहा है। मुर्गा काटने या हड्डी तोड़ने वक्त जो आवाज होते हैं वही। श्यामल धीरे धीरे आके दरवाजे के पास खड़ा हुआ। वो सांस रोक के दरवाजा थोड़ा खुलते ही देखा पोल्ट्री के पिंजरे, और उसके बाएं तरफ नजर जाते ही अचानक सुन पड़ गया श्यामल का पूरा शरीर। क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं है उसको। बस वो पत्थर की तरह वहीं पे जम गया। पिंजरे की बाएं तरफ घास के ऊपर सुलेखा बैठी है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, जैसे ध्यान कर रही है। और सिर के ठीक पीछे 5 गुना बड़ा मुंह तेज धार दांतों से एक मुर्गा को चबा चबा के खा रहा है। सुलेखा की सर के वो घुंघराले लंबे बाल उस मुर्गे को तोड़ के मरोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उस बड़े से मुंह में डाल रहा है। मुंह से होते हुए कंधों के ऊपर आ रहा है ताजा खून। फिर सुलेखा की शक्ल देख के श्यामल और चौंक गया। वो शक्ल अब सुलेखा की नहीं रही। अब वो जैसे रूपकथा की शक्ल बन चुका है। आंखें बंद और चेहरे पे एक तृप्त मुस्कान। सिर्फ चेहरा रूपकथा की है, लेकिन पूरा शरीर सुलेखा की ही है। अचानक श्यामल का डर शोक में बदल गया। इसका मतलब रूपकथा सच में जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी खाना ना मिलने का बदला वो ले रही है। ऐसे सुलेखा की शरीर में बस के उसने छीन लिया है सुलेखा की खाने की क्षमता। सुलेखा अब सिर्फ एक माध्यम बन चुकी है रूपकथा की, माध्यम रूपकथा की जिंदा रहने का। सुलेखा की पूरा शरीर अब सिर्फ रूपकथा की ही है। वो सारे अत्याचार का बदला ले लेगा इस शरीर से। उधर मुर्गा का एक पंख तक नहीं रहा। देखते ही देखते 3 मुर्गी खत्म। पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं गया पेट में। इतना भूख लगना ही आम बात है। फिर खाना खत्म होते ही सांप के फन की तरह सारे बाल वापस सिर्फ बाल ही बनने लगे। अब जरूर कमरे में वापस आने का वक्त है। श्यामल जल्दी से डर के मारे बिस्तर पे आके लेट गया, जैसे उसने कुछ नहीं देखा। श्यामल का नींद बहुत गहरा है, इसी वजह से अब तक ये सब चला है। श्यामल आंखें बंद करके सुनने लगा बाथरूम में पानी की आवाज। इस ठंडी रात में नहाना हो रहा है, शरीर से खून धोने के लिए। रूपकथा की बात भूल के फिर से वो आतंक वापस आया। सुलेखा या फिर रूपकथा या जो भी हो, वो अभी आके सोएगी इसी बिस्तर पे।
धीरे धीरे पसीने छूटने लगा श्यामल का। फिर उसने महसूस किया कोई बिस्तर उठा रहा है, चाबी रखा जा रहा है उसके जगह पर। फिर बगल में सो जाते हैं सुलेखा या उसकी शरीर। डर के मारे पत्थर बनते बनते कुछ देर बाद श्यामल भी सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर से सब ठीक ठाक हो गया, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। सब बुरा सपना था। सुलेखा एकदम ठीक है। उसने ही नींद से उठाया श्यामल को। उठो उठो, चलो उठो, बहुत देर हो गई, कब तक सोते रहोगे? श्यामल का पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उठने की क्षमता तक नहीं है उसमें। सुलेखा डॉक्टर से दवाई लाके खिलाई। श्यामल पड़ गया मुश्किल में। उसने सोचा था वही सुबह ओझा तांत्रिक ये सब लेके आएगा, लेकिन क्या से क्या हो गया। खड़ा तक नहीं हो पा रहा है वो। फिर से एक और रात आने वाला है। अंदर ही अंदर कांपने लगा श्यामल। लेकिन सुलेखा कितनी आराम से सब काम कर रही है। सुलेखा के पीछे मुड़ते ही श्यामल उसके सिर के बाल देखने लगा। कहाँ? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। सब कुछ तो ठीक ही है। अचानक एक तरकीब आया उसके दिमाग में, लेकिन कौन जानता था यह तरकीब ही उसे मरवाएगा। आज दुकान ना जाने पर सब कुछ रतन ने ही संभाला। शाम के वक्त वो मुर्गा वापस रखने आने पर श्यामल रतन को पोल्ट्री के पिंजरे का चाबी दे दिया। रतन चुपचाप चाबी लेके चला गया। श्यामल देखना चाहता है खाना ना मिलने पर सुलेखा या फिर रूपकथा क्या करती है। फिर रात बढ़ने तक चुपचाप बिस्तर पे पड़ा रहा। घड़ी पे 3 बजते ही श्यामल समझा सुलेखा बिस्तर से उतर गई। बिस्तर के नीचे 2-4 बार ढूंढ के भी चाबी ना मिलने पर चुपचाप खड़ी रही वो। श्यामल सांस रोक के पड़ा है। श्यामल और सुलेखा के अलावा भी एक और भयानक जीव इस कमरे में है, यह पता चला उसकी गुर्राने से। कुछ देर बाद सुलेखा निकल गई कमरे से। उसी वक्त उठने में खतरा है ये सोच के श्यामल कुछ देर इंतजार करके ऐसे उठा जैसे बाथरूम जाना है, लेकिन पीछे के कमरे में आते ही देखा पीछे का दरवाजा खुला है। वो झांक के देखा पोल्ट्री के पास कोई नहीं है। मुर्गा चुपचाप सो रहे हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला है। तो क्या पीर बाबा के तालाब की ओर गई है वो? श्यामल हिम्मत जुटा के घर से टॉर्च और एक बड़ा सा डंडा लेके बाहर आया। कुछ देर चल के रास्ता, फिर झाड़ी में से जाते हुए साफ साफ सुना पानी में कुछ आवाज हो रहा है। पूरा शरीर ठंडा हो गया श्यामल का। वो धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते ही तालाब के ऊपर साफ साफ देखा। आज पूर्णिमा नहीं है, फिर भी चांद की रोशनी से चारों तरफ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और श्यामल जिस झाड़ी में छुपा है उसके उल्टे तरफ तालाब में छाती तक पानी में डूबा है सुलेखा या फिर रूपकथा।
उसकी सिर के बाल सांप की तरह डस के मछली पकड़ पकड़ के दे रहे उस भयानक बड़े से मुंह के अंदर। ये देख के श्यामल का शरीर धीरे धीरे सुन पड़ रहा है। इतने दूर से भी वो साफ साफ देख रहा है सुलेखा की शक्ल अब रूपकथा की शक्ल बन चुका है। इसी वक्त तालाब के उस पार से वो अनजान जीव के दहाड़ने की आवाज सन्नाटा फाड़ के चारों तरफ फैल गया। श्यामल अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा। हाथ से टॉर्च गिर गया झाड़ी में। गिरते ही वो ऑन होके उसकी रोशनी सीधा जा गिरा तालाब के बीचों बीच रूपकथा के ऊपर। तभी मछली खाना बंद करके मगरमच्छ की तरह इधर घूमा वो दांत वाला बड़ा सा मुंह। श्यामल साफ साफ देखा बहुत सारे दांत वाले उस मुंह से खून टपक रहा है। सारे बाल सांप के फन जैसे निशाना लगाया है उसकी तरफ। श्यामल बेहोश होकर गिर गया जमीन पर। अगले दिन रतन मुर्गा लेने के लिए आके घर का दरवाजा बंद देख के इधर उधर ढूंढ के तालाब के पास श्यामल को पड़ा हुआ देख के उसे वहां से निकाला। अब तक रतन के मुंह से ही सुन रहा था ये सब घटना। उससे पूछा, फिर क्या? बोले तो अपन तब भाई को उठा के घर लाके बिस्तर पे लेटा दिया। भाई का पूरा बदन बर्फ जैसा ठंड पड़ गया था। अपन तो सोचा भाई शायद मर गए। फिर बहुत देर बाद भाई को थोड़ा होश आया। फिर अगले 2 दिन अपना भाई मौत से लड़ता रहा। फिर बोले तो भाई ने आंखें खुली, उधर भाभी तो गायब। मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब। भाई उठते ही अपन पूछा, क्या हुआ क्या भाई? आप उधर बेहोश पड़े रहे, भाभी जी भी गायब है। बोले तो बात क्या है? भाई के आंखें तभी भी डरे डरे से थे। दीवार पे एक छिपकली आराम से एक कीड़ा खा रहा था। उधर ही देख के भाई ने कहा, वो और तेरा भाभी नहीं रहा। वो रूपकथा रूपकथा को याद है ना? मेरी बेटी मेरी बेटी। और फिर कुछ देर बाद बैठ के पूरा का पूरा घटना मेरे को बताया भाई ने। बोले तो ये सब सुन के अपन का भी पसीना छूटने लगा था। क्या बोल रहे हो भाई? सिर के पीछे मुंह, सारे बाल, सांप के फन, ये आपकी बेटी रूपकथा? बोले तो भाई फिर से खामोश। फिर क्या? ठीक होके भी भाई ने दुकान आना बंद कर दिया। बोले तो हिसाब भी नहीं सुनना चाहता। फिर 1 महीने बाद भाई एकदम पागल हो गया। किस्मत फूटी अपन का, वो काम गया हाथ से। फिर ये गोपीनाथपुर अपन का रिक्शा, जिस श्यामल का उस बाजार में बड़ा सा व्यापार था ना, अब उसी बाजार में पागल बन के घूमता रहता है भाई। और रूपकथा या वो औरत का कोई पता नहीं चला? पागल है क्या? वो सब चीज का कोई पता रखता है क्या? राम 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 राम।
वैसे मैं बहुत बोलता हूँ साहब। भाई के मुंह से ये सब घटना फैलाने में मुझे 2-4 दिन समय लगा था बाजार में। बोले तो उस तालाब की ओर 1-2 आदमी जो भी जाता था ना, इस कांड के बाद उधर और कोई नहीं जाता। जो भी हो साहब, बोले तो अभी अपन को जाने का है। बेटी के लिए दूध ले जाना पड़ेगा, बीवी अपन का इंतज़ार करेगी। नमस्ते। रतन फिर चाय की दुकान से निकल गया। रिक्शा लेके गायब हो गया गली के अंदर। इधर मेरा गला सूख गया, पैर थोड़ा भारी लग रहा है। मैं स्कूल में इतिहास पढ़ाता हूँ, ट्रांसफर वाला नौकरी है। इस स्कूल से उस स्कूल बदली होते होते जिंदगी का 45 साल गुजर गया। लिखने की नशा है थोड़ा बहुत, 1-2 किताब भी लिखा है। कहानी सुनने की नशे के वजह से जहां कहानी सुनने को मिल जाए वहीं पे बैठ जाता हूँ, वो चाहे रिक्शा चालक या पायलट। लेकिन आज रतन की कहानी सुन के मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं, या हो सकता है रतन की कहानी पूरी झूठी है, लेकिन जो जानकारी उसने दी वो फुताकुची ओना नाम का जापानी कहानियों का एक पिशाच है, इसमें कोई शक नहीं है। और रतन जैसे आदमी के लिए जापानी पुराण पढ़ के उससे कहानी बनाना नामुमकिन है। चाय के पैसे देके सीने में थोड़ा डर लेके मैं घर आया। अभी एक और सर्दी का मौसम। नौकरानी आके गर्म पानी बाथरूम में रख के जाती है। मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ। गोपीनाथपुर बॉयज स्कूल में ट्रांसफर होके आया था। फिर ये तालाब के पास वाले घर मिल गया बहुत कम किराए पे। इस घर में आने के 2-4 दिन बाद ये लड़की आई। घर के सारे काम कर देगी, खाना भी नहीं देना होगा, बदले में उसे सिर्फ पढ़ाना होगा। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये बच्ची। आकार बड़ा है फिर भी शक्ल जैसे बच्ची जैसी है। कमर तक लंबे घने खुले बाल। मैं उससे पूछा था, ठीक है, पर तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा कि वो घर छोड़ के भाग आई है। माँ बाप उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था, उसका और कोई नहीं है। मैं हाथ और पैर पे कटे हुए दाग देख के कहा, ठीक है, बैठो, लेकिन देखो मैं ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। एक तो ये घर जैसे हाथी पलना हो गया है मेरे लिए। जवाब में उसने कहा, कुछ नहीं चाहिए उसे, पैसा खाना वाना कुछ नहीं, बस वो पढ़ना चाहती है। मैं उसके सिर पे हाथ रख के कहा, क्या नाम है तुम्हारा? फिर उसने गोरे मुंह पे एक प्यारा सा मुस्कान लाके कहा, रूपकथा।